प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने बड़ी प्यारी सी रीजनिंग की वीडियो आ गई है। देखिए आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपके देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, और भी दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यानी लगभग हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं इस वीडियो में। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या किसी इंट्रेंस की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, ट्रिक भी जानेंगे, ताकि एग्जाम में बैठे तो सेकेंडों में उसको उड़ा सकें। ये पार्ट 11 है, इससे पहले पार्ट 10 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड कह रहा है कि निम्न चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करो। इसमें वर्ग की संख्या पूछ रहा है। एक सिंपल सा तरीका मैं बता चुका हूँ, हर वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड वर्ग की संख्या हो, त्रिभुज की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या हो, आयत की संख्या हो, तो घन की संख्या हो, यानी कि हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ, ताकि किसी भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो छूटने ना पाए। अगर ऐसे हो वर्ग के अंदर इस तरीके से प्लस बना हुआ हो, तो उसमें हमेशा जान जाइए कि 5 वर्ग होते हैं। कितने? 5 वर्ग। क्लियर? अब इसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़, इस तरीके से अगर हो एक आयत बना हुआ, इसमें छोटे छोटे इस तरीके से आयत 3 हों, अगर इसमें वर्ग की संख्या निकालनी रहे, जैसे थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ इसको ताकि मालूम हो। जैसे इसमें जो है इस तरीके से वो बराबर बराबर, ये सारे बराबर बराबर हैं, तो इस तरीके का अगर हो तो इसमें वर्ग की संख्या निकालने के लिए तो इसमें 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अंदर चलेंगे, बीच वाले में देखिए। यहाँ पर अगर देखेंगे ये फिगर अगर आप देखते हैं तो इसमें इस तरीके से प्लस बना हुआ है। इसमें कितने हो गए? 5 हो गए। अब देखिए इसको थोड़ा सा, आँखों को थोड़ा सा रोटेट कीजिए, अपने आप को रोटेट कीजिए, मोबाइल को भी रोटेट कीजिए, तो इस टाइप का फिगर बनेगा एकदम सेम टू सेम ऐसा ही। बीच में छोटा सा 5 उसमें भी हो गए। अब चलिए अगर हम एक में किसी एक में निकाल लें, तो सारे ये पंखे नुमा जो दिए हुए हैं ये सब में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सिर्फ एक में हम निकालेंगे। देखिए उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे लाइन ड्रा, और ये लाइन ड्रा, और ये देखिए इस टाइप का है फिगर। इसमें देखिए ये आपका बने हुए हैं, थोड़ा सा और मैं साफ बना देता हूँ, वरना कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि कौन सा है। ठीक है, हमें पता चल चुका है बीच में 10 है। बाकी ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसमें आपके वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए एक तो यहाँ पर ड्रा है, यहाँ पर ड्रा है, तो अभी मैं बता चुका हूँ। ऐसा रहेगा तो इसमें 2 होंगे। कैसे 2 होंगे ज़रा उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए एक तो ये होगा वर्ग। देखिए ये सारे आयत हैं, तो इनको वर्ग नहीं काउंट करना है। देखिए आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं हो सकते, लेकिन वर्ग आयत हो सकते हैं। वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकते। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आयत गिनने की बात करेगा तो वर्ग को भी काउंट करेंगे, आयत को भी काउंट करेंगे, लेकिन अगर वर्ग गिनने की बात करेगा तो आयत को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ग को। तो काउंटिंग फिगर के अलावा मैथ के भी क्वेश्चन को अगर ज्योमेट्री में सॉल्व करना रहेगा तो यही रूल लगेगा। देखिए एक ये है, 2 तो हो गए, एक तो नीचे, एक ऊपर। चलिए क्लियर है। तो पहले हमने 10 निकाला था, और ये 4 गुना के 8 हो जाएंगे, 4 है तो 18। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कह रहा है निम्न चित्र में वर्ग की संख्या, इसमें भी वर्ग की ही संख्या निकालने के लिए दोस्तों कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा। तो सेम वही है, सेम जो अभी पीछे किए हैं ना, एकदम उसको पहले अपने आप को देखिए, इस तरीके से देखिए जो मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये वर्ग है, और इसमें देखिए ये प्लस है। कितने हो गए? 5 हो गए इसमें। अब चलिए देखिए ये वाला है, ठीक, इसमें भी ऐसे प्लस है, 5 इसमें भी हो गए। चलिए अब ये वाला है, ठीक है, इसमें भी प्लस है, 5 इसमें भी हो गए। क्या ये सही है? 15? नहीं, सही नहीं। अब देखिए इसमें जो ये 2 वर्ग है, देखिए एक तो ये वर्ग और ये वर्ग, ये जो है कॉमन वर्ग है। ये जो है इसमें भी आ जा रहा है, इसमें भी आ जा रहा है, इसमें भी आ जा रहा है। तो जो कॉमन रहेगा उतना माइनस कर देंगे, यानी -2 कॉमन कर देंगे, यानी 5 दिए 15 -2 13। तो क्या ये आंसर हो गया है? नहीं दोस्तों, अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इस फिगर को यहाँ पर देखिए, ये आप सीधी सीधी देखेंगे, ये तिरछा वाला हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 ये हो गया। और सेम वैसे ही नीचे भी देखिए, नीचे भी देखिए दोस्तों, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 4 8 हो गया। 13 वाट कितना हो गया? 21 हो गया। अब हो गया? अभी भी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये बड़ा वाला, एकदम बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला। ये इधर एक है, और सेम राइट साइड में भी ऐसे ही बनेगा। 2 हो गया, और बीच में भी एक बनेगा, बीच में भी एक इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? हो गया क्लियर? 3 कितने हो गए? 24। अब आपका आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मिसिंग फिगर कह रहा है कि क्या होगा। पहले देखिए इसके पैटर्न को समझते हैं कि कैसे बन रहा है, किस तरीके से ये जो है यहाँ का ये दोनों बना हुआ है, ऊपर वाले फिगर की हेल्प से बना है, ये तो क्लियर है। तो कैसे बना है देखिए, यहाँ पर देखेंगे अगर तो सर्किल के अंदर त्रिभुज है, सर्किल के अंदर त्रिभुज है, और सबसे नोट करने वाली चीज़ है कि इसके ऊपर बिंदी, नीचे बिंदी, एक बीच में बिंदी, इसी बिंदी को नोट कीजिएगा, वही मेन लॉजिक है। अब दूसरे में देखेंगे दोस्तों, एक सर्किल है और उसमें 5 बिंदियाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया, जैसे छोटा सर्किल मिलाया गया यहाँ से इस तरीके से, तो और त्रिभुज इसमें आ गया और ये बड़ा एक सर्किल मिलाया गया, तो यहाँ पे केवल 2 ही बिंदियाँ रह गई। देखिए एक तो ये और एक तो ये, बाकी जो है इसमें 5 एक 6 बिंदी गायब हो गई। क्यों गायब हुई, वही मेन लॉजिक है दोस्तों, क्यों गायब हुई अब बताता हूँ। देखिए इसमें हुआ क्या है कि जो बिंदी, जैसे ये त्रिभुज में ऊपर वाली बिंदी, नीचे वाली बिंदी और बीच वाली जो बिंदी थी वही गायब हुई है। इसलिए कि सर्किल की दाएं बाएं वाली तो है, लेकिन इसकी भी सर्किल वाली तीनों जो है लाइन से है, दिख रही है, 1 2 3, ये गायब। जो चीज़ जिस चीज़ को टच करेगी, ये फिगर का लॉजिक है कि वो गायब कर देगी। देखिए जब इन दोनों फिगर को मिलाया गया 1 और 2 को, तो बिंदी के ऊपर नीचे वाली बिंदी के ऊपर नीचे वाली बिंदी पड़ी, बीच वाली बिंदी के ऊपर ये बीच वाली बिंदी पड़ी, और ऊपर वाली बिंदी के ऊपर ऊपर वाली बिंदी पड़ी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को टच करते ही गायब हो गए। बाकी जो टच नहीं किया वही फिगर बचा है। नेक्स्ट में भी देखिए, यहाँ ऊपर एक बिंदी, नीचे बिंदी, ऊपर बिंदी, नीचे बिंदी और बीच वाली बिंदी। अब देखिए ऊपर बिंदी और नीचे बिंदी सेम टू सेम वही जगह पे आ रही है, सेम टू सेम। फिगर की डिज़ाइन देखिए और उसकी साइज़ को देखिए, साइज़ देखेंगे तो ये सेम टू सेम जो है ऊपर नीचे वाली बिंदी आएगी और उसको गायब कर दी, और बीच वाली बिंदी देखिए सिर्फ रह गई, बाकी टोटल फिगर यानी जो जिसको टच किया उसको गायब कर दिया। अब इसमें देखिए, इसमें तो सर 90% मैं कह रहा हूँ बच्चे कहेंगे कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक लगाएंगे, कहेंगे कि ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, 2 सर्किल हो गए और स्टार हो गया, और इसमें 3 बिंदी दिख रही है, 3 बिंदी इसमें भी दिख रही है। मैं कहूँ कि गलत है। क्या है, गलत है। तो क्या होगा, अब देखिए इसमें, देखिए इसमें सर्किल क्या था, छोटा और बड़ा था, लेकिन इसमें सर्किल की साइज़ सेम है, सर्किल की साइज सेम है। ऊपर वाले फिगर में बिंदी उंदी नहीं है, सिर्फ नीचे वाले फिगर में बिंदी है। तो बिंदी तो हर हाल में रहेगी, क्योंकि बिंदी से बिंदी यहाँ टच नहीं करेगी, क्योंकि बिंदी ऊपर वाले में है नहीं, नीचे वाले में है। और जो सर्किल की साइज जब सेम है तो सर्किल एक दूसरे को टच करेगा तो सर्किल गायब हो जाएगा, यानी सिर्फ स्टार और दोस्तों ये 3 जो बिंदी है वो बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। इस तरीके से फिगर में देखिए लॉजिक को समझना है, आंखों को दिमाग को फोकस करके समझना है किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। कुछ जो है रोटेट वाले होते हैं तो उसको देखते हैं किस एंगल पर चेंज हो रहे हैं। बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछता है और हर वीडियो में दोस्तों मिलेंगे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को अलग अलग टाइप के, तो जाइए उनको देखिए। यहाँ पर कह रहा है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वादक, वायलिन वादक, संगीतज्ञ, सारी चीज़ें देखिए ना ऐसा है पहली बार आपके दिमाग में आया, मतलब आपके सामने से होकर के गुजर रहा होगा तो समझ में नहीं आ रहेगा। संगीतज्ञ तो सभी जानते हैं, संगीत के जो बंदे होते हैं वो संगीतज्ञ तो सभी जानते हैं कि संगीत किसको कहते हैं जो है। अब यहाँ पर वादक और वायलिन वादक यही मेन प्रॉब्लम है। तो वेन डायग्राम में आप जानते हैं कि सर्किल का यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं बॉक्स का भी यूज़ कर लेते हैं, जितने नाम रहते हैं उतने सर्किल का यूज़ करते हैं। इनमें रिलेशन देखना रहता है, वादक, वायलिन वादक, संगीतज्ञ में आखिर रिलेशन है क्या, कुछ भी नाम दिया रहेगा उनमें रिलेशन निकालना है और उसी हिसाब से डायग्राम को बना देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं रहता। देखिए वायलिन वादक जो होता है, यानी कि जो वायलिन बजाने वाले होते हैं, ये भी संगीतज्ञ के ही, संगीत से ही जुड़ी चीज़ें हैं। वायलिन वादक यानी वायलिन बजाने वाले को कहते हैं। ये जो होता है, ये वायलिन वादक जो होता है, 20 इसको हम दर्शा देते हैं, ये वादक के अंतर्गत ही आता है। किसके, वादक के अंतर्गत ही आता है। वायलिन वादक जो होता है वादक के अंतर्गत ही आता है, और वादक जो होता है वो भी संगीतज्ञ के अंतर्गत ही आता है, यानी एक तरीके से ये भी संगीतकार होता है, तो इसीलिए इसको भी छोटा संगीतज्ञ कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगीतज्ञ। क्लियर हो गया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, यहाँ पर सिलोजिज्म, न्याय निगम, सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन वाला कोई चैप्टर होता है तो आप जानते हैं कि यही होता है। इतने तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो कई वीडियो में मैं करा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। ये थोड़ा और अलग था, ये थोड़ा और कन्फ्यूजन वाला था, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। पहले इसमें कथन को पढ़ेंगे और उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा इसका सही है कौन सा गलत है। कह रहा है कि कोई दीवार फर्श नहीं है, कह रहा है कि कोई दीवार फर्श नहीं है। जब एक कह रहा है कोई दीवार कोई फर्श नहीं है तो इनके डायग्राम को टच नहीं कराना। जैसे आप
वेन डायग्राम कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही। जब कह रहा है कि कोई दीवार, इसको दीवार मान लीजिए और इसको क्या मानेंगे, फर्श। कह रहा है कोई दीवार फर्श नहीं तो दोनों का डायग्राम अलग बना देंगे। आगे देखिए कह रहा है सभी फर्श छत है। जो ये सभी फर्श है वो कह रहा है कि छत है, सभी फर्श छत है, तो इसी तरीके से फर्श को अंदर रखेंगे और छत को बाहर। आपको पता ही है डायग्राम बनाते हैं, जो कहेगा सभी, सभी जिसको कहेगा तो उसको अंदर रखेंगे और जिसके लिए कहेगा उसकी तरफ इशारा करके वो उसको बाहर रखेंगे इस तरीके से। यानी कि इससे क्या पता चला गया कि सभी जो फर्श है, ये जो सभी फर्श है दोस्तों वो क्या है, छत है। अब आगे कह रहा है कुछ छत खिड़कियाँ भी कह रहा है, कुछ छत खिड़कियाँ हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ही हिस्सा लेंगे छत का और बना देंगे क्या, खिड़कियाँ। अब ये आपका डायग्राम बन गया, क्योंकि आगे और सेंटेंस से तो है नहीं। देखिए लास्ट तीसरा यही था। अब इस हिसाब से निष्कर्ष को पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा जांचेंगे सही है कि नहीं। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ कन्फ्यूज़न वाली। वो क्या चीज़ें हैं चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कुछ फर्श निश्चित रूप से खिड़कियाँ नहीं हैं। निश्चित रूप, ये जो अल्फाज का यूज़ किया है वर्ड का, वही मेन प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। कह रहा है कुछ फर्श, फर्श कहाँ है, ये आपका बीच में दिख रहा है। निश्चित रूप से खिड़कियां नहीं हैं, यानी ये आपकी बाहर वाली खिड़कियां हैं जो कि फर्श से टच नहीं कर रही हैं। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये तो आपका सही लगेगा, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। क्यों, ये कह रहा है कि कुछ फर्श खिड़कियां नहीं है, दोनों का डायग्राम देखिए कहीं टच कर रहा है, यहाँ पे बीच में नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से सही। लेकिन ये निश्चित रूप से जो लगा दिया वही गलत हो गया, वहीं पे जो है गड़बड़ा गया मामला। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये कह रहा है कि सभी फर्श छत है, सभी फर्श छत है। तो मैं कहूँ कि जो कुछ छत ये खिड़कियों वाला हिस्सा है, हो सकता है कि जो छत ये फर्श वाला हिस्सा था वो वाला ये हिस्सा हो। मे भी हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, मे भी हो सकता है कि नहीं। जब ये निश्चित रूप से कह दिया इसलिए ये अनुमान लगाना पड़ा, वरना तो नहीं लगाना पड़ता। निश्चित रूप से कह रहा है तो निश्चित रूप से क्या मतलब एकदम कंपल्सरी कह रहा है, तो वही दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो ये फर्श है दोस्तों, छत वाला, जो ये फर्श वाला छत वाला हिस्सा है, हो सकता है कि ये कुछ खिड़कियाँ जो छत थी वही फर्श वाला हिस्सा आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब निश्चित रूप से लगा दे तो उसको क्या करेंगे, गलत काट देंगे। अगर ये कहता कुछ फर्श निश्चित रूप से खिड़कियाँ हैं, नहीं है की जगह कह देता है, तो इसको हम सही काट सकते थे, लेकिन क्या कह दिया, नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, गलत काट देंगे। ये नहीं होगा पहला। दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, सेकंड कह रहा है, देखिए इसमें भी कंफ्यूजन डाल दिया, कम से कम। अब देखिए कम से कम कह दिया, कुछ छत दीवार है। अब यहाँ पर देखिए छत यहाँ है, दीवार यहाँ है, दोनों में कोई टच हो नहीं रहा है, तो क्या ये सही है? इसके कहने के अनुसार क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये तो दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। कम से कम कुछ छत दीवार है, जबकि इन दोनों में कोई टच ही नहीं हो रहा है। नहीं दोस्तों रुकिए, यहीं पे गलती करेंगे। तुरंत डायग्राम देखेंगे, आप कहेंगे कि ये तो बात इसकी सही है, कुछ कम से कम कुछ छत दीवार नहीं होना चाहिए, यह है, तो इसको भी आप गलत काट देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कथन में कहीं कुछ कह रहा है, ये चीज़ कथन में कह रहा है कोई दीवार फर्श नहीं है। क्या कह रहा है, दीवार और फर्श का नाम लिया, ये नाम नहीं लिया कथन में कहीं कि कोई दीवार छत है कि नहीं है। कहीं कथन में देखिए दिमाग लगा करके आँख को उधर डालिए और देखिए इस टाइप का इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ कि दीवार, कोई दीवार छत नहीं है, कुछ नहीं कहा है। सिर्फ ये कहा कि कोई दीवार फर्श नहीं है, ये नहीं कहा कि कोई दीवार छत नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ छत भी दीवार रही हो, इस तरीके का डायग्राम बन भी सकता है। अब ड्रा कर सकते हैं मे भी, क्योंकि यहाँ पे कम से कम की बात कर दिया। अगर कहता कि कुछ छत दीवार नहीं तब तो आप टिक लगा देते, सही है, चलिए आपकी बात सही है। लेकिन कम से कम कुछ छत दीवार है, कम से कम कुछ छत दीवार है, तो ये आपका सही है। हो सकता है, मे भी हो सकता है। अगर कहता नहीं है तो चल सकता, लेकिन यहाँ कम से कम लगाने की वजह से कन्फ्यूज़न खड़ी कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम बन सकता है कि कुछ छत और दीवार को इस तरीके से लिया जा सकता है। कम से कम कह रहा है, तो यानी कम से कम कुछ छत दीवार है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैथ का दिमाग लगाना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 3 प्रश्न पत्रों में न्यूनतम उत्तीर्ण 187 40% प्राप्त करता है। इसके कहने का क्या मतलब है? कह रहा है कि 3 सब्जेक्ट था जिसमें एक बंदे ने 187 नंबर प्राप्त किए 3 सब्जेक्ट में, जो कि 40% था। इन 3 सब्जेक्ट का जो प्राप्त पूर्णांक था उसका 40% कह रहा है कि 187 नंबर एक परीक्षार्थी ने प्राप्त किए। आगे कहता है उत्तीर्ण घोषित किए जाने हेतु चौथे प्रश्न पत्र में कितने अंक 100 अंकों में से उसे प्राप्त करने चाहिए ताकि न्यूनतम प्राप्तांक 50% हो जाए। इसके कहने का मतलब
3 सब्जेक्ट था तो इसमें एक और सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए, यानी 4 सब्जेक्ट में उसे कितने नंबर प्राप्त हो जाए कि उसका नंबर 50% हो जाए, और वो भी जो चौथा सब्जेक्ट है वो कितना है 100 नंबर का है, तो उसे 100 नंबर में कितने प्राप्त हो जाए कि उसका प्रतिशत 4 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में 40 था तो 4 सब्जेक्ट में 50% हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे पहले 3 जो प्रश्न पत्र हुए उनका पूर्णांक कैसे निकालेंगे? उसी पूर्णांक का ही 3 प्रश्न पत्र का 40% आपका 187 नंबर उसने पाए। तो मान लेते x है, तो x का जो है 3 सब्जेक्ट का पूर्णांक x है, तो x का 40% ही तो उसने प्राप्त किए हैं 187 नंबर। क्लियर है? अब ये प्रतिशत खत्म करेंगे तो बचे में 100 हो जाएगा, उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, यानी x बराबर ये 0 से 0 पहले काट लीजिए, x बराबर हो जाएगा 1870, ये 10 गुणे में गुणा करता हूँ डायरेक्ट 4। अब यहाँ पर दोस्तों अगर काटेंगे 2 से तो काट लीजिए, 2 9 18, 2 3 6, 2 5 100, 2 5 10 बटे में 2, 935 बटे में 2। ये पूर्णांक आया है कितने का? 3 सब्जेक्ट का। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि चौथा एक और सब्जेक्ट घुसेड़ रहा है जिसका पूर्णांक कितना है दोस्तों? 100। कितना है? 100। अब कह रहा है कि इस 100 में से वो कितना प्राप्त करे कि दोस्तों उसका 4 सब्जेक्ट में 50% नंबर हो जाए। तो पहले तो इस पूर्णांक जो है टोटल मान लेते हैं, इसको y चलिए मान लेते हैं, 4 अंकों का जो पूर्णांक है y मान लेते हैं। तो 3 अंकों का हमने निकाला 935 बटे में 2, और चौथे जो है सब्जेक्ट का जो है 100 है पूर्णांक का, न्यूनतम 100 अंकों में से कह रहा है तो उसका 100 है, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 100 का हो जाएगा 200, 1135 बटे में 2। क्लियर यहाँ पे? अब 1135 बटे में 2 आ गया उसका टोटल पूर्णांक। ठीक है, अब इस टोटल जो है पूर्णांक का हमें निकालना है 50%। कितना दोस्तों? 50%। जब 50% निकालेंगे तभी जाके हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि हमारा 50% ही पूछ रहा है लास्ट में कि 100 अंकों में से उसे प्राप्त करने चाहिए ताकि न्यूनतम प्राप्तांक 50% हो जाए। अब ये 4 सब्जेक्ट का पूर्णांक हो गया, अब इस 4 सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है इसका पहले 50% निकाल लिए। 50% निकालने के लिए 50 बटे में 100 कर देंगे। क्लियर है? 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, यानी कि कितना आ गया? नीचे 4, 1135 बटे में 4 आया, इसको काट लीजिए। चलिए, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब बचेगा 3, 4 बारे 32 हो जाएगा, 32 का मतलब 1, 4 3 12 हो जाएगा। और उसके बाद बचेगा आपका कितना दोस्तों? 3, 4 7 28 और 4 5 20, 283.75 आया है उसका। कितना? 4 सब्जेक्ट का पूर्णांक 50% हो गया, ये मान तो हो गया आपका। लेकिन ये कह रहा है कि कितना इस 100 अंकों में से प्राप्त करना चाहिए उसे। पहले 3 सब्जेक्ट में उसने 187 प्राप्त किए, फिर जो 4 सब्जेक्ट में उसने 283.75 प्राप्त किए। तो सिर्फ 283.75 में से 283.75 में से उसे 187 घटा देना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7-5 तो हर हाल में घटाने पर आएगा, तो ऑप्शन में देखिए 96.75 दिख रहा है, यानी 96.75 इस 187 में अगर हम ऐड कर दें तो उसका प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। क्लियर है? हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अगर 2 और 6% 7 बराबर 33 है, 4 और 6% 8 बराबर 55 है, तो 6% 8 और 9 का मान ज्ञात कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन है, तो हमें लॉजिक ढूंढनी है कि किस तरीके से इतना बराबर 33 है और इतना बराबर 54 है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं एंड की जगह गुणा 10 प्लस कर लेता हूँ। कितना? इस एंड की जगह मैं यूज़ करूँगा गुणा 10 प्लस, तब तो आपका आंसर आएगा। तो मैंने गुणा 10 प्लस कर लिया। अब 6 से लिखा हुआ है तो 6 से लिख ले देते हैं। परसेंटेज की जगह सिर्फ प्लस यूज़ करूँगा 7। अब देखिए 10 दूना 20, 7 6 13, कितना हो गया? 33 आ गया। यही लाना था। चलिए ठीक है। ऐसे ही 4 दूसरा देखेंगे, 4 है, एंड की जगह गुणा 10 प्लस यूज़ करूँगा, और 6 इसमें भी है, परसेंटेज की जगह प्लस, और ये 8, तो 40, 10 50 4 54 आ गया। बिल्कुल सही है। तो ऐसे इसमें भी करते हैं। देखिए 6 पहले ही इसमें परसेंटेज दे दिया, तो 6% की जगह प्लस लिख लीजिए, 8 है 8 लिख लीजिए। फिर एंड की जगह मैं कह रहा हूँ कि गुणा 10 प्लस यूज़ करेंगे। गुणा 10 प्लस लिख लिया 9। अब देखिए 10 में 80 हो जाएगा, 9 6 15, यानी हो जाएगा 95। ऑप्शन देखिए 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर ज़रा कमेंट कीजिए। देखिए आ रहा है, कह रहा है कि 7 से 8 बना, 8 से 18, 18 से 66,
तो यहाँ पे मिसिंग नंबर, इतनी बड़ी बड़ी लंबे लंबे नंबर देख करके आपको डर लग रहा होगा। मैं कहाँ जरूरत है डरने की, एग्जाम में थोड़ा ना देगा उतना ज़्यादा आपके टाइम बर्बाद करने के लिए, उतना आपको यही छोटे नंबर ही से फाइनल कर लेना है, यानी कि इतने ही में लॉजिक ढूंढ लेनी है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कैसे आया 7 से 8, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, नहीं फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगी। देखिए क्या लगेगा, अगर मैं 7 गुणे 2 करूँ तो 14 हो जाएगा, 14 में से कितना घटाऊंगा तो 8 आएगा, कहेंगे 6, 8 आ गया ये वाला। चलिए अब अगर मैं 8 में कितने से गुणा करूँ 3 से और कितना घटाऊँ 6 तो 18 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला पैटर्न आ गया। अगर 18 में मैं 4 से गुणा करके फिर -6 कर दूँ तो 18 चौको 72 में से 6 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया, हुआ क्या है, सब में 6 तो माइनस किया है, चलिए एक लॉजिक मिल गई। और ये सीरियल वाइज चल रहा है 2 3 4, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 66 में मैं 5 का गुणा करूँगा और -6 करूँगा तो हमारा मिसिंग नंबर आ जाएगा। देखिए 5 6 30, 5 6 30, 3 33, यानी 330 में से 6 घटाएंगे तो 324, ऑप्शन 4। चलिए अगला देखते हैं, ये भी मिसिंग नंबर वाला है, इसकी तो मैं लॉजिक बताऊंगा, कमेंट आपको करना है आंसर इसका, ठीक है। ये कह रहा है कि 7 6 12 से जैसे 504 बनाए, 8 5 13 से जैसे 520 बनाए, वैसे 6 9 और मिसिंग नंबर मिला करके 486 कैसे बना होगा। चलिए ऐसे समझते हैं कि 504 और 7 6 की हेल्प से जैसे 12 बनाए, 520 और 8 5 की हेल्प से जैसे 13 बनाए, वैसे ही 6 9 और 486 की हेल्प से हमें बनाना है मिसिंग नंबर। चूंकि मिसिंग नंबर यहाँ पे गायब है तो हमको ऐसे लॉजिक लगानी है कि आ जाए। चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं दोस्तों तो 7 6 13 हो जाता है, 13, तो 13 का 504 में अगर भाग देंगे तो 12 नहीं आएगा, नहीं ऐसे कर लेते हैं, जोड़ने के बजाय दोनों से बारी बारी भाग दे लेते हैं। यानी कि अगर हम 504 में पहले 7 से भाग दें ऊपर वाले से तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 और 1 बचा, 7 दूना 14, फिर दूसरे वाले से भाग दे 6 से तो 12 आ जाएगा, बिल्कुल सही है 12 आ गया। यानी हम दोनों से बारी बारी भाग दें, 7 से एक बार ऐसे ही 8 से भाग दीजिए, 8 से 520 में भाग देंगे तो 8 6 48, बच्चा 4, 8 5 40 और फिर 5 से भाग देंगे तो देखिए 13 5 65। क्लियर हो गया, यही लॉजिक लगा करके दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए नियम, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। नियम दिया रहेगा, 2 लगातार अक्षरों के बीच 4 4 अक्षर छूटे हुए हैं, ये नियम दिया रहेगा और उसी हिसाब से हमें ऑप्शन से देख करके आंसर देना। अब ऑप्शन में हमें लॉजिक ढूंढनी है, क्वेश्चन तो ऐसा दिया, क्वेश्चन में कोई लॉजिक ढूंढ ही नहीं पाएंगे, वो तो सिर्फ बता रहे कि 2 लगातार अक्षरों के बीच 4 4 अक्षर छूटे हुए हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नाम, तो उन 2 अक्षरों में जैसे 2 अल्फ़ाबेट एक्स और एस के बीच 4 अल्फ़ाबेट छूटे होना चाहिए, एस और एन के बीच 4 अल्फ़ाबेट छूटे होने चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैं नीचे A to Z लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स है ना, पहला देखिए एक्स है, एक्स लिया, उसके बाद दूसरा उसमें अल्फ़ाबेट एस आ रहा है, तो यहाँ पर एस है। अब इनके बीच गिनिए 1 2 3 4, बिल्कुल 4 है, चलिए मिल गया। अब एस के बाद आ रहा है एन, देखिए एन, अब इसके बीच कैट हुआ 2 2 4, ठीक है, ये भी मिल गया। उसके बाद आ रहा है के कहाँ है, यहाँ पे है। अब देखिए एन के बाद 2 ही ठो है, 4 ठो आना चाहिए सब में, तो ये गलत हो गया। अब चलिए दूसरे पर चलते हैं, दूसरा कह रहा है जेड है, ठीक है, जेड के बाद क्या है यू, तो 1 2 3 4, बिल्कुल यू के बीच, इन दोनों के बीच जेड और यू के बीच 4 ठो है अल्फ़ाबेट। और यू के बाद क्या आ रहा है दोस्तों पी यहाँ पे है, तो यू के बाद गिनिए 1 2 3 4 ठो अल्फ़ाबेट है, बिल्कुल सही है। पी के बाद दोस्तों आ रहा है के, तो के यहाँ पर है, पी यहाँ पे, इसके बीच देखिए 2 2 4 ठो बिल्कुल है। उसके बाद आ रहा है दोस्तों क्या, एफ यहाँ है, के बाद एफ, तो इसके बीच देखिए 1 2 3 4, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यही देखना है कि 2 अल्फ़ाबेट के बीच समान 4 4 का गैप होना चाहिए, नहीं कि देखिए उसमें 4 4 आने लगा फिर 2 आ गया, तो ऐसे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए प्रारूपों में से उस प्रारूप का चयन करें जो बिल्कुल सही है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, डाइस का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा हट करके मैं लाया, यूनिक टाइप क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि हमें उन जो ये डाइस दिए हुए 4 ठो, हमें ऐसी डाइस चुननी है जिनके 2 विपरीत फलकों का योग 7 आए। इसके कहने का मतलब ये है कि 2 विपरीत फलकों का योग 7 आना चाहिए जो उन पे अंक बिंदु दिए। कैसे समझते हैं, चलिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 को अगर हम ये बगल वाले 1 में जोड़ते हैं तो आएगा 6, 5 को ऊपर जोड़ते हैं तो आएगा 5 3 8, ऐसे ही 3 को 1 में जोड़ते हैं तो आएगा 4।
तो अब हमें देखना है कि इनका बगल वाले अंकों का योग अगर 7 आ जाएगा तो वो डाइस गलत होगा इसके कहे अनुसार। हमें ऐसा डाइस चूज़ करना है जिसके विपरीत अंकों के योग जो 7 आना चाहिए, न कि अगल बगल वाले का। तो यहाँ पर देखिए कोई नहीं आया, ये तो ऑप्शन 1 ही आपका राइट हो गया। लेकिन चेक कर लीजिए कैसे, इसके कहने का क्या मतलब था। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए 5 अंक है ऊपर, बगल में 2 है, जोड़ेंगे 7 आ गया। तो अगर ये 7 जब आ गया अगल बगल के अंकों का योग, तो विपरीत वाले अंकों का योग 7 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही देखिए ये देखेंगे तो 4 3 7, देखिए इधर 4 इधर 3 है, ये भी जोड़ने पर 7 आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब 7 दोस्तों कब आएगा, जब अगल बगल का अगर 7 आ गया तो विपरीत कभी नहीं आएगा। ऐसे देखिए 6 एक 7, ये भी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके कहने का जब ये मतलब है तो ये क्या होता है 7 क्यों ऐसा कहा है, इसका देखिए रूल होता है मानक पासा। इसको कहते हैं क्या, मानक पासा। जिनके विपरीत अंकों का योग 7 होगा वो मानक पासा कहलाएगा। और इसमें जो है मान निकालना रहेगा जब विपरीत, मतलब जैसे यहाँ पे 3 है ना, अगर कहे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में। अगर कहे कि 3 के विपरीत, तो हमने देख लिया कि अगल बगल का योग 7 नहीं आ रहा है, विपरीत का योग 7 आएगा, तो 3 के विपरीत निकालना रहेगा कौन सा है, सिर्फ 7 में से 3 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मानक पासा में हमने ढूंढ लिया कि ये मानक पासा है, तो जो जिस अंक के विपरीत पूछो उसको 7 में से घटा देना है। क्लियर हो गया, चीज़ और आपने जान ली। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं विषम शब्द चुनिए। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार है, सोनाटा, कीबोर्ड है। वो तो वैसे ही आँख बंद करके इसको लगा सकते हैं, टिक। ऑप्शन 4 है, यही विषम है। क्यों, क्योंकि माउथ ऑर्गन मुंह से बजाने वाला, ये गिटार है ये भी बजाने वाला, सोनाटा ये भी बजाने, सभी चीज़ें बजाने वाली, लेकिन कीबोर्ड बजाने वाली नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्या कह रहा है कि एक औरत जो एक लड़के के साथ जा रही है, एक औरत है ठीक, एक लड़के के साथ क्या है, जा रही है कहीं, एक दूसरी औरत से मिलती है। एक दूसरी औरत खड़ी है रास्ते में, उससे क्या हुई, ये सेकंड औरत है, उससे ये मिलती है, ये दोनों मिलते हैं। तो आगे क्या कर रहा है, उस लड़के से उसका संबंध पूछे जाने पर वो कहती है, यानी कि ये दूसरी औरत इस पहली वाली औरत से पूछती है कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। तो तब ये औरत उससे बताती है कि यह मेरे मामा और उसके मामा के मामा भाई हैं। ये औरत कहती है कि मेरे मामा, ये औरत कहती है कि मेरे मामा और इस लड़के के मामा क्या कह रही है, ये औरत कहती है कि मेरे मामा और इस लड़के के मामा क्या हैं, आपस में भाई हैं। तो अब बताइए कि इस औरत का इस लड़के से क्या संबंध है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है दोस्तों। अब मुझको एक बात बताइए, जब इस लड़के के मामा जो हैं और इस औरत के मामा भाई हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि औरत के ये मामा क्या लगेंगे। जब इसके मामा ये मामा समझिए कोई है, इसके मामा और इस औरत के मामा दोनों भाई हैं, तो ये मामा का इस औरत से क्या रिलेशन है दोस्तों, दोनों भाई होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर है इतना। मैं कहूँ कि आपके मामा और कोई और लड़की है उसके मामा दोनों भाई हैं, तो जाहिर सी बात है वो दोनों ही आपके ननिहाल के होंगे, यानी कि आपके नाना के दोनों क्या होंगे दोस्तों, बेटे होंगे। या एक ही बेटा होगा वो दोनों के मामू लगेंगे, या 2 होंगे दोनों के मामा लगेंगे। तो हर कंडीशन में कहने का मतलब है वो लड़की आपकी बहन ही तो लगेगी, तभी तो वो दोनों मामा लगेंगे, उसके भी। क्लियर हो गया। या तो आपकी खाला की लड़की होगी, खाला का लड़का होगा, इस तरीके से हो सकता है। यानी कि मौसा जो होती हैं, मौसा तो फूआ लगेंगे। तो ये कंडीशन बन सकती है, यानी कि हर कंडीशन में कह सकते हैं कि इन दोनों में भाई का ही रिश्ता होगा। अगर फूआ भी है तब भी क्या होगा, तो भाई का ही रिश्ता बनेगा दोस्तों। क्लियर है। अब बताइए, तो जो ये लड़का है अब क्या लगेगा, आप बताइए मुझको कि किस कंडीशन में आपके मामू की जो बहन है वो आपकी क्या लग सकती है। ऐसे सोचिए, हमेशा अपने आप पर सोचिए, तब इजी होगा। आपके मामू की मामा जो हैं उनकी बहन आपकी क्या लगेगी, वही तो ये चीज़ है। ये लड़का जो है, लड़के के ये मामा है और ये मामा इस औरत का भाई है। तो ऐसे सोचेंगे तो आप सोच लेंगे, ईजिली सोच लेंगे बहुत आसानी से। तो आप कहेंगे या तो मेरी फूआ लगेगी या मेरी माँ लगेगी। अगर फूआ भी लगती है ये औरत या माँ भी लगती है, दोनों कंडीशन में ये लड़का इसका पुत्र ही तो लगेगा। दोनों कंडीशन में पुत्र बेटा ही टाइप का होगा। अगर फूआ भी होगी तब भी बेटा ही टाइप का रिलेशन होगा, वरना फिर अगर माँ है तो पुत्र ही होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर।
अब यहाँ पर नोट कीजिए, शहर के बड़े बड़े शहरों के नाम है, लेकिन एक चीज़ और नोट करेंगे, थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो सभी राजधानी है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पैटर्न पे राजधानी भरनी है। तो ये लखनऊ किसकी है ज़रा बताइएगा कमेंट करके, कितने लोगों ने। यूपी, पटना बिहार, भोपाल मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान। तो मैसूर, पुणे, इंदौर, सिर्फ शिमला ही राजधानी दिख रही है हिमाचल प्रदेश वाली। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाएगा इसमें। कह रहा है कि रूट के अंदर एफ आई बराबर एम, रूट के अंदर ए डी डी बराबर एल, रूट के अंदर ए बी ए बराबर मिसिंग नंबर, क्या होगा? चलिए लॉजिक ढूंढते हैं। रूट के अंदर ए एफ आई बराबर एम कैसे आया? चलिए इसकी पोजीशन ए टू जेड याद है कि नहीं? ए टू जेड 1 से 26 नहीं याद है तो रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 10-12 क्वेश्चन इस टाइप का कर लीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने भी रटा नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन करता रहा, याद होता गया। तो ये ए जो है पहली पोजीशन पे, एफ छठी पोजीशन पे, और आई जो है 9 पोजीशन पे। 169 किसका है? कहेंगे 13 का। क्लियर है? रूट के बाहर निकलेगा 13 हो जाएगा। और 13वीं पोजीशन पे आता है यम। देखिए ऑप्शन यहाँ पर यम आ गया है। तो अब ए डी डी वाला देख लेते हैं। तो ए डी डी ए है पहली पोजीशन पे, डी चौथी पोजीशन पे, डी चौथी पोजीशन पे, बाहर आएगा 12 हो जाएगा। और 12वीं पोजीशन पे आता है एल, तो यहाँ पर भी एल दिया हुआ है। सेम लॉजिक इसमें अप्लाई कर देते हैं। A1 B2 A1 आएगा बाहर 11 हो जाएगा। 11वीं पोजीशन पे होता है के। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।